हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर और नंबर देखते एम्पायर। दैट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर द 11th हिस्ट्री हियर। The next question arrive here. Write a short note on Jochid Dysentery. That's important. Jochid Dysentery is a short note. First of all, your mind strikes here. Who is the Jochid Dysentery here? Jochid Dysentery is a new name on this topic. I understand you. Jochid dysentery was also one of the prominent dysentery of the Mongols. You know that, you understand? Jochid dysentery was also one of the prominent dysenteries of the Mongol. Jochid, their eldest son of the Genghis Khan. That's important. Jochid, their eldest son of Genghis Khan, was the founder of the dysenteries. You know that this is a Mongol. This is convert to the Jochid. Why? Because the third sons of empire given to the Genghis Khan, but not given to the eldest son. Jochid, the eldest son of Genghis Khan, was a founder of the dysentery, and Genghis Khan had to transfer it to the regions of Russian steppe for Jochid in the 1224. The regions of Russian steppe granted to his also known as the Southern Asia of Golden Horde. Jochid died in 1227 and was succeeded by the Batu. Batu proved to be on their able ruler and conquered entire Russia, Hungary and Poland and Austria during the campaigns from 1236 to 1242. He took a several steps for expand Golden Horde to be large extent here. He also took the numerous steps for the strengthen his economics and also his modernized his force. After his death in 1256, his successor continued to rule up to the 1359 CCE here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं यह वार साम्राज्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है, जोकिड राजवंश पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अब जोकिड, आप सोचिएगा कि ये जोकिड राजवंश कहाँ से आ गया। यहाँ पर तो कहीं भी हमने जोकिड के बारे में सुना नहीं, लेकिन एक बात तो आपने ज़रूर सुना होगा, चंगेज़ खान के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में एक जोची भी था। तो यहाँ पर बात क्लियर होता है कि जोकिड राजवंश भी मंगोल के प्रमुख राजवंशों में से एक था। यानी जोकिड राजवंश जो था मंगोल का ही राजवंश था। अब बात यहाँ ये सवाल उठता है कि जब मंगोल का ही था तो मंगोल राजवंश से क्यों नहीं जो है शासन किया, इसने अपना अलग ही राजवंश क्यों बना लिया। क्वेश्चन बहुत है, समझ के लिए सिर्फ हमें कुछ शब्द दिए हैं। तो देखा जाए चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर चंगेज़ खान ने 1224 में जो रूसी स्टोपी का क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। यानी चंगेज़ खान ने 1224 में रूसी स्टोपी का जो क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। तो क्योंकि वो चंगेज़ खान अपने पुत्रों को देना चाहता था, तीसरे पुत्र को उसने जो है
अपना राज्य वंश दे दिया था, उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अपने तीनों पुत्रों में जो है कुछ क्षेत्रों को दे दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो उसका बड़ा पुत्र था उसने अपना एक नया ही राज्य के जो है स्थापना कर दिया। उसे दिए गए रूसी स्टोपी क्षेत्र को दक्षिण रूस या गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। यानी देखा जाए जो उसके बड़े पुत्र को क्षेत्र मिला था तो उसने रूसी स्टोप मिला था, जहाँ पर उसने जो है गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना गया। 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई और बट्टू उसका उत्तराधिकारी बना। यानी 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद उसका उत्तराधिकारी बना, यानी बट्टू जो है उसका अधिकारी बना। बट्टू एक सक्षम शासक साबित हुआ और उसने 1236 से लेकर 1242 तक अपने अभियानों के दौरान पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया। यानी देखा जाए तो बट्टू काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बना। कहते हैं समय काल बहुत 6 साल की ही थी, लेकिन 6 साल में उसने पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने में अपना महारत हासिल कर लिया। देखा जाए तो जोकिड जो गोल्डन हॉर्ड के बड़े पैमानों पर विस्तृत करने के लिए कई कदम भी उठाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जोकिड की तरह ही बट्टू जो है अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए काफ़ी कदम उठाए। उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए और अपनी सेना का भी आधुनिकीकरण भी किया। कहते हैं अगर हमें कोई चीज़ जीतना है तो आधुनिकीकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए, और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाई गई, आधुनिकीकरण भी किया गया। कहते 1256 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बट्टू का जो है 1256 में उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 1359 ईस्वी तक पूर्व तक जो है शासन करता रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 100 वर्षों तक जो है ये राज्य वंश अपने अधिकार में रहें और शासन करते रहें। The next question is arrive here. This is important. Which favorable condition encouraged Genghis Khan to be launched on the expedition against the Muhammad Shah Khwarazm? There is a Muhammad Shah Khwarazm. That's important. Following favorable condition encouraged Genghis Khan to be launched expedition against the Shah of Khwarazm. You know that Shah had established a vast empire, but nothing had been done to be consolidated it. Shah also refused to recognize the Khalifa of Baghdad. Shah also refused to recognize the Khalifa of Baghdad. And this mistake resulting in the hostility of Muslim community against him. That's important here. By annexations of number of religions to his vast empire, and Shah antagonized as a large number of people. Shah antagonized to be large number of people. The mutual relation between the Turkish and Iranians officers were not be cordial. They never missed a chance to let down each other. He had also imposed many taxes on the farmer and general public, but did care of little about there is a grievance, and so the people want to get rid of such a tyrannical regime. There was also fear of loot and plunder, so there was a strictness among the traders as well as the common people. And there was a lack of discipline in his army. You know that's important. There is a lack of discipline in his army for Shah Khwarazm. And continually interjects of his mother further eroded his position, and she wanted him to be overthrown. That's important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ययावार साम्राज्य के अंतर्गत है और कक्षा 11th हिस्ट्री इतिहास का है।
हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्व रखता है कि किन अनुकूल परिस्थितियों में चंगेज़ खान को ख्वाज़म के मोहम्मद शाह के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, उस समय एक बात होती थी कि राजा दूसरे राजा पर तब अटैक करते थे जब उनको कंडीशन मिलती थी और जीतने की चांस अधिक होती थी। तो यहाँ पर चंगेज़ खान ने कौन सी परिस्थिति देखी और कौन सी गलती यहाँ पर देखी मोहम्मद शाह के, जिसके कारण उसको जो है अभियान चलाने के लिए विवश किया और अब उस राज्य को अपने अधिकार में लेने का सपना पूरा किया। ख्वाज़म मोहम्मद के कुछ गलतियों के कारण यहाँ पर चंगेज़ खान ने जो है उसको परिस्थिति दे दी जो उसके विजय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों के बाद चंगेज़ खान को ख्वाज़म शाह के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वो कौन कौन से जो है परिस्थिति थी? पहली परिस्थिति तो यही बताती है कि शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। यानी देखा जाए ख्वाज़म कि मोहम्मद शाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया था। कहते हैं साम्राज्य बड़ा बना लेने से नहीं होता है, उसको मेंटेनेंस करना, उसमें रूल रेगुलेशन चलाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। नहीं तो आम नागरिक भी जो है वहाँ पर बगावत कर सकता था और यही गलती शाह ने किया। शाह ने तो विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर सका, जिसके कारण चंगेज़ खान को मौका मिल गया उसके प्रशासन को अपने अधिकार में करने का। शाह ने बगदाद के खलीफा को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उस समय खलीफा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था और एक धर्म से जुड़ी हुई बात थी। इस गलती के परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय ने उनके प्रति शत्रुता उत्पन्न हो गई। अब देखा जाए तो खलीफा को न पहचानना कहते मोहम्मद शाह के लिए एक बहुत बड़ी जो है दुविधा में फंसा दिया और सारे मुसलमान समुदाय शाह के खिलाफ हो गए। और ये ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर चंगेज़ खान के लिए एक सुनहरा मौका दे दिया कि उसके राज्य पर अपना जो है प्रभुता स्थापित करने का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम होते हुए भी खलीफा को वो पहचानने से इनकार कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी अपने साम्राज्य को गंवाने के लिए। आगे देखा जाए तो शाह ने अपने विशाल साम्राज्य में कई क्षेत्रों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को नाराज कर दिया। यानी देखा जाए तो लोगों की नाराज़गी भी उसकी शासन के लिए जो है बहुत बड़ा संकट का सबब बना और चंगेज़ खान को मौका दिया कि शाह ने अपने विशाल साम्राज्य में कई क्षेत्रों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को नाराज कर दिया। तुर्की और ईरानी अधिकारियों के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं थे। यानी तुर्की और ईरानी अधिकारियों के बीच जो है मधुर संबंध नहीं थे और वो एक दूसरे के नीचा दिखाने का मौका कभी छोड़ते नहीं थे और ये मौका चंगेज़ खान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने वैसा ही किया जो परिस्थिति उसको बता रहा था। देखा जाए शाह ने किसानों और आम जनता पर कई कर लगा दिए। शाह ने कहते हैं शासन के भागडोर संभालते ही उसने किसानों और आम जनता पर कई तरह के कर लगा दिए, लेकिन उनकी शिकायतों की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। इसलिए लोग ऐसे अत्याचारी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे और वो दूसरा राजा चाहते थे। लूट खसोट का भी डर था। ऐसे में व्यापारी के साथ साथ आम लोगों में भी बेचैनी बढ़ती चली गई। उनकी सेना में अनुशासन कमी थी। शाह के सेना में, ख्वाज़म के शाह के सेना में जो है काफ़ी अनुशासन कमी थी और कहते हैं कोई भी युद्ध जीता जाता है अनुशासन से, नए टेक्नोलॉजी से, लेकिन शाह के सेना में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। कहते हैं उनकी सेना में अनुशासन कमी के कारण जो है यहाँ पर चंगेज़ खान के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया और ये दरवाज़ा जीत की थी जहाँ पर हारने की चांसेस 0 था, क्योंकि शाह ने पहले तो देखा जाए तो खलीफा का अपमान किया, दूसरी बात जनता की परवाह नहीं की, तीसरी बात टैक्स को लगा दिया, चौथी बात सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया, जिसके कारण आम लोग भी जो थे दुखी हो गए थे। इवन देखा जाए तो उसने अपनी सेना में कोई अनुशासन नहीं थी, अनुशासन कमी थी। तो ये सारे कारण जो थे
चंगेज़ खान के लिए अनुकूल थे, जहाँ पर शासन करना उसके लिए आसान था। उसकी माँ की निरंतर साजिश ने उसकी स्थिति और भी खराब कर दी। और कहा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि उसकी माँ ने जो है उसके प्रति हमेशा ही साजिश की, और कहते हैं उसके कारण जो है स्थिति और भी खराब हो गई। वो चाहती थी कि उसे उखाड़ फेंके, यानी माँ चाहती थी कि जो है यहाँ से जो है शाह की साम्राज्य ख़त्म हो जाए। और कहते हैं दुनिया में दूसरे दुश्मन तो नहीं होते हैं जितने अपने दुश्मन होते हैं। हमें दुनिया से डर नहीं है, लेकिन हमें डर है तो अपनों से डर है, क्योंकि अपने वो होते हैं जो साथ में रहते हुए भी हमें तबाह कर देती हैं। और यही पर शाह के साथ हुआ कि उसकी माँ ने जो है निरंतर साजिश करता रहा, और बाद में वो चाहती थी कि उसको जो है यहाँ से उखाड़ फेंका जाए, और वही हुआ। इन सारी परिस्थितियों ने चंगेज़ खान को जो है यहाँ पर मोहम्मद शाह ख्वारिज़्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए विवश किया, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे फेवर जो थे ख्वारिज़्म के विरुद्ध थे, और सारे के सारे जो कंडीशन थे वो चंगेज़ खान के अंतर्गत थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव एज इम्पोर्टेंट, डिस्कस द causes of the success of Genghis Khan. You know that there's an important question here. Discuss the causes of the success of Genghis Khan here. The prior to his death, Genghis Khan had established a vast empire within a short span of 20 years. There's an important short year here, 20 years, the establishment of the empire. And some of the main causes of the success are listed below. You know that the main reasons is important. He was a commander and directives for net to be get a success. Wherever he's won, he become a real terror of his component. You know that he become a real terror of his opponent. He also established a large disciplined army. This is important. He established a large disciplined his army. It was not easy to face such a huge army. Not an easy face such as huge army here. His spies used to collect every bite of information about the opponent's army and give it to him. You know that the important success of spies is here. Spies used to collect every bite of information. This is important. He knew that important. Now that important is a psychologically warfare and used to be unless to design to terror. In this effort, people could not face his army. People's fear here. It's not a face his army. He used to make a people dread his forces, and so that people could surround without hanging a war against him. The Mongol soldier will expect his horse riding, and also this is important. Genghis Khan usually launched his expedition during to the winter season, because during his season river used to the freeze and make it easier to cross them. That's an important point here. The Genghis Khan usually launched their expedition during the winter season, because you understand the river used to the freeze and make it easier cross them. And this use the naphtha is a bombardment is a destroyer enemy, and the force and the had to be deadly is result in the course of the war. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है ययावर साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास 11 इतिहास का। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान की सफलता के कारणों का हमने यहाँ चर्चा करना है कि चंगेज़ खान आखिर क्यों सफल हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी की सफलता में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है, और जहाँ तक देखा जाए तो अनुशासन काफ़ी महत्व रखता है। चंगेज़ खान ने अपनी मृत्यु से पहले 20 वर्ष की अल्प अवधि में ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। कहते हैं 20 साल अधिक नहीं होती है,
और 20 साल की अवधि में उसने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का जो है स्थापना करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और उनकी सफलता के कुछ कारणों के यहाँ पर हम वर्णन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वो कारण क्या थे। देखा जाए तो वो एक जन्मजात कमांडर थे, यानी वह जन्मजात एक कमांडर था और जहाँ भी गए सफलता पाने के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली भी थे। यानी भाग्यशाली यहाँ पर इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि उस समय काल ऐसी थी जिसको विजय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आपसों में राजाओं के संघर्ष, अपने को दुश्मन बन जाना, ये सारे फेवर उसके फेवर में थी, सारी कंडीशन उसके साथ थी। इसलिए भाग्यशाली भी कहना यहाँ पर उचित ही होगा। वह अपने विरोधियों के लिए वास्तविक आतंक बन गया था, कोई भी विरोधी उसके सामने टिकता ही नहीं था। उन्होंने एक बड़ी अनुशासित सेना की स्थापना किया था और इतनी बड़ी सेना का सामना करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बना देता है। उनके जासूस प्रतिद्वंदी सेना के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करते थे और उसे बताते थे। देखिए, कोई भी अगर साम्राज्य सक्सेस होना चाहता है, कोई भी राजा सक्सेस होना चाहता है, इवन आज के समय में, तो हमें जनता के भावों के बारे में पता लगाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना चाहिए। देखा जाए चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पद्धति अपनाई थी। उसने जासूस जो है अपनी प्रतिद्वंदी सेना में भेजते था, जहाँ पर उसकी छोटी से छोटी बातें जो थी उसके फेवर में थी और काम आ जाती थी। इसलिए उसने जासूस प्रथा भी वहाँ पर चलाते थे, जो छोटी से छोटी जानकारी जो है चंगेज़ खान को लाके देते थे। वो मनोवैज्ञानिक युद्ध के महत्व को जानता था और क्षेत्र में आतंक फैलाता था। इस प्रयास में लोग उसकी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। कहते हैं अगर सेना को पहले ही किसी चीज़ से भय हो तो वो कभी नहीं जीत पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब आपको पता ही होगा कि भारत में जब अलेक्जेंडर हमला किया था तो उसके सेना ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको पता था कि धनानंद के जो वंशज थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके सेना में बहुत ही प्रतीक्षित सेनानायक था। इसलिए अलेक्जेंडर के सेना ने जो है आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और बिना सेना के जो है युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखा जाए चंगेज़ खान भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्व देता था। वो पहले ही दुश्मन की खेमा में जाके जो है अपनी सैनिकों के बारे में एक खौफ पैदा कर देता। उनके सैनिक उनसे सामना करने से पहले ही डर जाती थी और जिसके कारण उसको विजय होना स्वाभाविक बन जाता था। वो लोगों को अपनी सेना से भयभीत करता था ताकि लोग उसके खिलाफ युद्ध छेड़े बिना ही आत्मसमर्पण कर दें, और ऐसा ही होता था। वो लोगों को इतना भयभीत कर देता था कि लोग बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। मंगोल सैनिक घुड़सवारी और तीरंदाजी में काफ़ी माहिर थी और उनकी यही कुशलता उनको विजय का सबसे बड़ा कारण बनता था। चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम अपना अभियान शुरू करता था। अब सोचिएगा कि चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ही अपना अभियान क्यों चलाता था, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण था मनोवैज्ञानिक तौर से, क्योंकि इस मौसम में नदी जम जाती थी और उन्हें पार करना आसान होता था। आपको बता दूं, जब अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश किया था तो बरसात का मौसम था और इन्हीं कारणों से जो है भारत की सेना जो है हार गई। अलेक्जेंडर से भारतीय सेना जो है पोरस की सेना थी वो हार गई। कारण क्या था कि उसमें घोड़ा टिक नहीं रही थी, बारिश के फिसलन बहुत थी और जिसके कारण जो है यहाँ पर हारना पड़ गया और यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर विजय हासिल किया, क्योंकि पोरस की सेना टिक नहीं पाई। बेशक ही पोरस की सेना अधिक थी और यही बात यहाँ पर चंगेज़ खान भी अपना रहा था कि चंगेज़ खान जो है यहाँ पर देखा जाए सर्दियों का मौसम का उपयोग करता था, क्योंकि इस समय सारी नदियाँ जम जाती थी तो उसको पार करना बड़ा आसान होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है और उसे पार करना आसान और जीतना भी उसके लिए आसान हो गया था। देखा जाए तो नेफ्था बम्बोडायमेंट के इस्तेमाल से दुश्मन के लिए किले नष्ट हो गए, यानी नेफ्था का इस्तेमाल वो बहुत करता था और दुश्मनों के किले नष्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और युद्ध के दौरान इसके भयानक परिणाम भी होते थे। तो देखा जाए तो इन कारणों से जो है यहाँ पर चंगेज़ खान अपना जो है विजय अभियान चलाया और कहते हैं बहुत ही कम समय काल 20 वर्ष की अवधि में ही उसने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यू नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर,
Why did the Genghis Khan become unpopular? Explain. It's the most important question here. Why did the Genghis Khan become unpopular? That's important. No doubt, Genghis Khan had established a vast empire. Only 20 years. This is important. There's no doubt Genghis Khan had established a vast empire for 20 years. He that newly vanquished people had no inclinations toward their new ruler, and several cases were responsible for this. The main cases were the Mongol during the course of their expedition destroyed a several beautiful city and the town. There is destroyed Mongols here several beautiful cities and town, and most of these cities is lost their glory after his the attack. And their invasion also badly affected their agriculture. Invasion also badly affected their agriculture because when the Hug's force passed away, they destroyed standing crop. There is a Hug force pass away that destroyed the standing crops. During the war, here at the time, invention, trade, and commerce was badly affected on this period time. A large number of people lost their lives due to their invention, and many become handicapped and helpless. A number of people were a slave. That's an important point here. The number of people were a slave. As a result of the invention, the timely repair to be underground rivers in the Grand region was not carried out. And all his invention resulted in a repaired justification of newly conquered area, and people from all walk of life had to face a hardship. This is a condition that is not Genghis Khan is unpopular in people. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह वार साम्राज्य की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 11 इतिहास के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान अलोकप्रिय क्यों हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? आपको पता ही होगा कि चंगेज़ खान काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था और उसने 20 साल की उम्र में ही अपने साम्राज्य को जो है काफ़ी फैला लिया। कहते हैं इतना कम समय में साम्राज्य को फैलाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो है लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। कहते हैं राजा दो ही कारणों से लोकप्रिय नहीं होती हैं, या तो वो राजा क्रूर हो, जनता का ख्याल ना रखता हो और जनता को जो है हमेशा दुख में डालता हो। ऐसे राजा कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकता। कहते हैं अपने समय में तो बहुत पॉपुलर रहेगा, सबको डराएगा धमकाएगा, लेकिन बाद में उसकी जो है पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोगों को लोग याद करना भी नहीं चाहते हैं। कहते हैं जिसके साम्राज्य में, जिसके शासनकाल में लोगों को तकलीफ़ हो, वो कभी भी वो दिनों को याद करना नहीं चाहेंगे। देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंडीशन थे जो चंगेज़ खान को अलोकप्रिय बना दिया। बेशकली उसके राजाओं में, आम जनताओं में खौफ थी, लेकिन उसको ज़्यादा दिन जो है लोकप्रिय नहीं दिला सकी। इनमें कोई संदेह नहीं है कि चंगेज़ खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। देखा जाए तो सत्य है, चंगेज़ खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। न पराजित लोगों को अपने नए शासकों के प्रति कोई झुकाव नहीं था और इसलिए कई कारण जिम्मेदार थे, और इनके मुख्य कारण थे कि मंगोल ने अपने अभियान के दौरान कई खूबसूरत शहरों और कस्बों को नष्ट कर दिया। अब देखिए कौन जो होगा जनता जो ऐसे शासक को अपना शासक बनाएगा जो अपने ही देश को, अपने ही लोगों को जो है नष्ट तहस नहस कर दे। और युद्ध के दौरान चंगेज़ खान किसी भी शहर को, किसी भी कस्बे को नष्ट करने से परहेज नहीं करता था। और मान लीजिए वहाँ जीत भी जाता है तो कौन लोग उसको रिस्पेक्ट करेगा। आज भी देखिए युद्ध हो रहा है, हम तीसरे विश्व युद्ध में जा रखे हैं। आपको लगता है कि जिन्होंने युद्ध करवाई है क्या उनको जनता माफ़ करेगी? जिनको उन्होंने घर नष्ट किया है, जिनको अपनों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, अपनों को जो है तहस नहस कर दिया, मौत के गोद में सुला दिया, क्या आने वाला समय में ऐसे राजाओं को, ऐसे मंत्रियों को रिस्पेक्ट करेगा? संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट करेगा समझिए वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा।
कहते हैं अगर युद्ध है तो युद्ध तो दो इंसानों की विचारधाराओं की होती है। जनता कभी युद्ध नहीं चाहती है। कोई बात अगर बातों से बात समझ जाती है, जरूरी है हथियार उठाना। कहते हैं हम आज ऐसे परिस्थिति में आ खड़े हुए हैं जहाँ पर हम युद्ध ना चाहते हुए भी दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में आके हम युद्ध लड़ते जा रहे हैं। जो युद्ध कुछ दिनों का होना चाहिए उसको 2-2 साल लग गए। कारण क्या है कि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का जो है मनसा जो है प्रमाण चल रही होती है। और ये सत्य है कि युद्ध हम स्वयं नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई किसी से आपको लड़ाई हो जाए तो आप बात भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा कोई बंदा आ जाए चढ़ाने लग जाए आपको तो वो घातक युद्ध साबित हो जाता है। और वही आज युद्ध में देखने को हमें मिल रहा है और ये भयंकर रूप धारण कर रहा है। कहते हैं काल के मुंह जो है खुल चुके हैं। इंसान अब त्राही करेगा, चारों तरफ अराजकता फैलेगी और सभी इंसान जो है मौत के मुंह में जाएंगी। ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया। और देखा जाए तो चंगेज़ खान के समय काल में भी ऐसा हुआ, जहाँ पर चंगेज़ खान किसी को कुछ नहीं समझता था। चारों तरफ जो है विनाश का लीला रचता था, शहरों कस्बों को नष्ट करता था। उसके आक्रमण के बाद इनमें से अधिकांश शहरों में अपना गौरव खो दिया। जो शहर जिस चीज़ के लिए जाना जाता था अब उसमें कोई भी महत्ता नहीं रह गई। उनके आक्रमण ने कृषि को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि जब बड़ी सेना चली गई तो उन्हें खड़ी फसलों को भी नष्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि तृतीय विश्व युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है कि सारे फसल, सारे कृषि और जीवन नष्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ये बड़े बड़े नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि लड़ाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब लड़ाई ख़त्म होगी तो सिर्फ अपने को खोने का सिर्फ गम होगा। और नेताओं को खोने का गम क्यों होगा? जब नेताओं के अपने बच्चे मरेंगे तब समझ में आएगा ना कि दूसरे के बच्चे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आम जनता को तो कोई भी पीस सकता है। चंगेज़ खान ने भी पीसा आम जनताओं को, लेकिन अपने चारों पुत्रों को कुछ होने तक नहीं दिया। कहते हैं जब अपनों के साथ बीतता है तब एहसास होता है, जब खुद पे सब बीतती है सब समझ में आता है। दूसरे के घर में आग लगी होती है तो हम हंस रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना है और बहुत बुरी हालात है। कहते हैं आज सभी देशों को मिल के जो है ऐसी घटनाओं को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आधुनिक हैं, हमारे विचार उत्तम हैं और हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना हमें नहीं आना चाहिए। कहते हैं ये धरती भी यहीं पे रहेगी और यहाँ लोग भी रहेंगे, इंसान यहाँ से जाते रहते हैं। तो युद्ध करके क्या मिलेगा? कुछ हासिल नहीं होगा। ज़मीन का टुकड़ा हो या धर्म हो। कहते हैं धर्म तो हमें अच्छी बात सिखाता है। धर्म पे चल के इंसान एक सत्यवादी बनता है, एक आदर्शमय व्यक्ति बनता है, न कि दूसरे व्यक्तियों की जान लेने वाला बनता है। जो धर्मों के रिगार्डिंग चल रहे हैं वो कभी भी धर्म को नहीं मानते हैं। ये मेरा विचार है कि धर्म को मानने वाले कभी भी अधर्म नहीं करेंगे। देखा जाए चंगेज़ खान की अगर हम बात करें तो उनके आक्रमण के कारण कृषि जो है बुरी तरह से प्रभावित होती थी। चारों तरफ सेनाएं होती थी और खड़ी फसलों को जो है बहुत आसानी से ये नष्ट कर देते थे। युद्ध वर्ष या आक्रमण के समय व्यापार और वाणिज्य बुरी तरह से प्रभावित होती थी। युद्ध के क्योंकि जो वर्ष में युद्ध होती थी इससे जो है वाणिज्य और व्यापार काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होता था। उनके आक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और कई लोग अपाहिज और अपसहाय हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उनके आक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, कई लोग अपाहिज हो गए, कई अपहाय हो गए। कहते बहुत से लोग जो गुलाम हो गए। आज भी देखा जाए तो बहुत से लोगों को गुलाम करके दूसरे देश रखा हुआ है, तो ये कदाचित उचित नहीं है। और कहते हैं जो है औरतों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे घटिया लोग होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ चंगेज़ खान ने बहुत से लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और कहते हैं गुलामी की दास्ता किसी के लिए भी सही नहीं होता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान स्वयं क्यों न हो। उनके आक्रमण के परिणाम स्वरूप शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत नदियों के समय पर मरम्मत नहीं हो पाया। यानी कृषि पे, लोगों पे जो है चंगेज़ खान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और चंगेज़ खान के समय काल में भूमिगत सिंचाई के समय पर मरम्मत नहीं की जाती थी। उसके सभी आक्रमण के परिणाम स्वरूप नए जीते गए क्षेत्रों को तेजी से मरुस्थलीकरण हुआ। यानी देखा जाए जो भी क्षेत्र वो जीतता था वहाँ किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता था, जिसके कारण सारे ज़मीन जो थे बंजर बनते चले गए और वहाँ के लोगों के लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ।
जीवन के सभी क्षेत्रों को लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्होंने चंगेज़ खान को कभी दिलों में याद नहीं किया, क्योंकि दिलों में उसको याद किया जाता है जो जनता की भलाई चाहती है, जो जनता के लिए मरती है। उनको याद नहीं किया जाता है जो अपने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए और धर्म के लिए जो लड़े। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता। कहते धर्म के लिए लड़ना है तो सच्चाई के लिए लड़िए, और धर्म कभी भी नहीं कहता युद्ध कीजिए। धर्म कहता है कि सच्चे राह पे चलिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, भाईचारे के जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि जीवन हमें एक बार मिलती है, 100 बार नहीं मिलती है। क्योंकि हम आज धरती जिस समय बिलोंग कर रहे हैं वो आधुनिक युग है। यहाँ पर जमीन के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना सही नहीं है। यहाँ पर तो हमें भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, बातों से जो है हर सलूशन का समाधान करना चाहिए, न कि गोले बारूद से। और मैं उन देशों को भी कहता हूँ जो दूसरे देशों के भड़कावे में आ जाते हैं, और वो देश को भी कहता हूँ जो दूसरे देश को कंधे पर बंदूक रख के दूसरे देशों पर गोली चला रहे हैं, वो भी देश के लिए सही नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी भी इतिहास में याद नहीं किया जाएगा। ये सच्चाई है और ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट। डिस्कस द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द Yasa as involved by the Genghis Khan. You know that is important. The rule and regulation of the Yasa involved by the Genghis Khan. The rule and regulation of the Yasa is important. People should be believe in one God. People should be believe in one God only, because He give us a life and death, riches and poverty. That's important here. There is Genghis Khan, the rule is stipulated here. The belief is one of the God. There is a life and death, riches and poverty is given us. All the religions are equal. They must be respected. All religions are equal. They must be respected. The priest should be expended from all kind of taxes and transcending all the religious barrier here. And any person who is a proclaimed is himself to be a Khan without their recognition of quietai should be awarded to the death penalty. You know that is the most important rule and regulation involved by the Genghis Khan here. The next year, do not be induced into the adulteress, as the people doing so will be given death penalty here. And do not tell a lies. That's an important rule here. Do not tell a lie. Aware respect to the aged and the poor, and not be devised to anyone here. It was a mandatory for all the able-bodied person to serve in the army. And the next, on the opening of the hostilities, as a soldier as a leave were asked to be resumed their duties immediately here. And patient involved their spines and given to the false information, evidence, witness should be punished with a death penalty. That's a very hard rule and regulation is stipulated by the Genghis Khan here. The next year is no one is the empire can be in plow of the Mongol as their slave or servant. If a soldier engages into the loot and the plunder without the previous permissions of the commander, he should be awarded with that penalty here. All the Mongol princes should be preserve this Yasa and at the time of the need, and they should be take help for it. And the armies are forced to be organized into the unit numbering 10 to 100,000 and 10,000. That's an important rule regulation here. And this make it easier for the army commander to control over to military. Yasa play a remarkable role in infiltrating their Mongols and keep their tribals identity intact. And without any hesitations, we can say that Yasa play a remarkable role in the making of global Mongols empire. That's an important point here. The rule and regulation made by the Genghis Khan for the empire. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं यह वार साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है।
इसके अंतर्गत जो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान द्वारा विकसित यासा के नियम और विनियम पर चर्चा करना है। चंगेज़ खान द्वारा विकसित यासा के नियमों और विनियमों पर जो है चर्चा हमें करना है कि चंगेज़ खान ने जो यासा नियम रेगुलेशन बनाए थे वो किन मायने में महत्वपूर्ण थी और इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता था। देखा जाए तो यासा के नियम और कानून काफ़ी महत्व रखता है। कहते लोगों को एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसमें हमें जीवन, मृत्यु और अमीरी और गरीबी देता है। यानी देखा जाए तो चंगेज़ खान ने रूल रेगुलेशन बनाए थे कि उसे एक ही ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन, मृत्यु, अमीरी, गरीबी सब देता है और हमें एक ही ईश्वर को जो है मान्यता देनी चाहिए। सभी धर्म सामान्य हैं। देखिए यहाँ पर चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया है कि सभी धर्म सामान्य हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूल रेगुलेशन यहाँ पर जो है चंगेज़ खान द्वारा एस्टिमेट की गई कि सभी धर्म सामान्य हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए पुजारियों को भी सभी प्रकार के करों से छूट दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चंगेज़ खान पुजारियों की जो हर प्रकार की छूट देने के पक्षधर था। आगे देखें तो कहते हैं जो व्यक्ति कुर्तलाई की मान्यताओं के बिना स्वयं को खान घोषित करता है उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। यानी देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो है कुर्तलाई के मान्यता के बिना अपने आप को खान घोषित नहीं कर सकता और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसने रूल रेगुलेशन यहाँ पर स्टेबलेट की गई थी। देखा जाए तो अभिचार न करें, ऐसा करने वालों को जो है मौत की सज़ा दी जाएगी। यानी व्यभिचार, यानी लोगों में व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो चंगेज़ खान ने डायरेक्टली उसको मृत्यु दंड देने की जो है यहाँ पर फरमान घोषित किया था। इवन कि जो व्यक्ति झूठ बोलते उनके लिए भी था कि झूठ मत बोलो। झूठ बोलने वाले से चंगेज़ खान को सख्त नफरत था। देखा जाए तो हमेशा वृद्धों और गरीबों का सम्मान करे और किसी को धोखा ना दे। यानी देखा जाए तो ओल्ड एज को जितने भी व्यक्ति होते थे और गरीब लोग थे उनको सम्मान करने की बात यहाँ चंगेज़ खान करते थे। इवन देखा जाए तो किसी को धोखा न देने की बात भी चंगेज़ खान के द्वारा प्रकट की गई थी, जो इसके रूल रेगुलेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते सभी के समक्ष व्यक्तियों के लिए सेना में सेवा करना अनिवार्य था। यानी सभी सक्षम व्यक्तियों के लिए सेना में कार्य करने का प्रावधान निश्चित किया गया था और चंगेज़ खान की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति था। इवन देखा जाए तो शत्रुता शुरू होने पर छुट्टी पर गए सैनिक को तुरंत अपने कर्तव्य फिर से काम करने के लिए कहा गया था। यानी ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति छुट्टी पे चले जाते थे, जो है फ़ौज को छोड़ देते थे, अगर कभी मुसीबत पड़ती थी तो उनको सारे काम धंधे छोड़ के जो है फ़ौज में दोबारा से जो है आना था और देश के शत्रु के लिए जो है मुकाबला करना था। तो देखा जाए तो अपने देश के प्रति भी भावना यहाँ पर चंगेज़ खान ने लोगों में विद्यमान किया। कहते हैं जासूसी करने, झूठी जानकारी, सबूत, गवाह देने, जुनून और मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। जासूसी करने, देखिए यहाँ पर चंगेज़ खान ने महत्वपूर्ण बात बताई। चंगेज़ खान देखा जाए तो जितना भी विजय प्राप्त किया वो अपने जासूस के कारण ही प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर उसने अपने साम्राज्य में ये रूल लगा दिया कि जासूसी करने वाले, झूठी जानकारी, सबूत, गवाह देने के जुनून को जो है मौत की सज़ा दी जाए। यानी जो यहाँ पर जासूसी करते हैं, झूठी जानकारी देते हैं, उनको डायरेक्ट जो है मौत की सज़ा यहाँ पर घोषित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चंगेज़ खान की विजय का सबसे बड़ा कारण जासूस प्रणाली थी, जहाँ पर वो उसके दूसरे दुश्मनों खेमे में जो है अपने जासूस को भेजता था, सारी इन्फॉर्मेशन लाता था। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मान लीजिए कोई जासूस जो है दुश्मन खेमा से गलत इन्फॉर्मेशन लाता तो चंगेज़ खान उसको मृत्यु की सज़ा दे देता। इसलिए देखा जाए तो ये काफ़ी क्षेत्रों को जीतने में सफल हो गया, क्योंकि इसकी नीति जो थी इतनी सर्वश्रेष्ठ महान थी। कहते हैं इंसान को मौत के डर जो है कोई भी गलती करने से उसको रोकता है, और यही बात चंगेज़ खान ने यहाँ पर अनुसरण किया। उसके साम्राज्य में कोई भी किसी मंगोल को अपना गुलाम या नौकर नहीं रख सकता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें समय बताई गई कि कोई भी मंगोल को जो है अपना गुलाम या नौकर रखने की चंगेज़ खान ने प्रावधान नहीं बनाया। कोई अगर मंगोल को अपने गुलाम बनाता है, नौकर रखता है, तो उसके प्रति जो है वो
सजा का अधिकारी भी रखेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है चंगेज़ खान के द्वारा बताई गई है। यदि कोई सैनिक कमांडर की पूर्व अनुमति के बिना लूटपाट करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ये भी प्रावधान जो है यहाँ चंगेज़ खान ने किया हुआ था कि कोई भी लूटपाट किया जाता है तो सैनिक कमांडर को बताना अनिवार्य था, और कोई भी सैनिक कमांडर को बताए अनुमति बिना ही लूटपाट करने की कोशिश करता तो चंगेज़ खान उसकी मृत्यु की सज़ा दे देता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है लूटपाट नहीं कर सकता था बिना सैनिक कमांडर के अनुमति के। सभी मंगोल राजकुमारियों को इस यशा को संभाल कर रखना चाहिए और ज़रूरी के समय इसे मदद लेना भी चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पर जो है रखी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभी मंगोल राजकुमारियों को इस यशा के संभाल कर रखना है और उसे समय आने में मदद लेना भी चाहिए। सशस्त्र बलों को जो है 10, 100, 1000 और 10,000 की संख्या वाली इकाइयों में संगठित किया जाए। सशस्त्र बलों को जो है इसने 10, 100 और 1000, 10,000 के बीचों में इकाइयों में संगठित करने का यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। इन सेना कमांडर के लिए सेना पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। यानी देखा था चंगेज़ खान ने जो रूल रेगुलेशन बनाए, इससे ये बात तो साफ रहता है कि उसने सेना के कमांडर के लिए सेना पर नियंत्रण रखना उसके लिए काफ़ी आसान बना दिया था। यासा ने मंगोलों को एकजुट करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जो यासा सिस्टम बनाई गई थी उसने मंगोलों को एकजुट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी आदिवासी पहचान को बरकरार रखा। यासा के कारण ही जो है मंगोल की आदिवासी पहचान को जो है बरकरार रखने के लिए प्रफुल्लित हुआ। बिना किसी झिझक के हम कह सकते हैं कि यासा ने वैश्विक मंगोल साम्राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। और देखा जाए तो यासा की काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान था। यासा के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसमें लोगों की गलती करने की चांसेस 0 थी, क्योंकि हर एक जो है गलती के लिए मृत्यु सजा जो है यहाँ पर चंगेज़ खान ने निर्धारित की थी, और कोई भी व्यक्ति मृत्युदंड को प्राप्त करना नहीं चाहेगा। इसलिए इस समय जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जीवन यापन करते थे। देखा जाए तो चंगेज़ खान लूटपाट पे ही विश्वास रखता था, जिससे दूसरे लोगों को जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर is most important here. Discuss the role of civil administration and Mongol administration here. Know that's an important role of civil administration in Mongol. That's an important question here. You know that that's important. First, Changez Khan belonged to be nomadic society. Changez Khan belonged to be nomadic society here. On the basis of capacity, he is established a vast empire. On the basis of capacity, he is established as a vast empire. His empire included the people from the various walks of the society, and they were a civilized people here. This is important here. Civil empire included to the people for the various walks of society, and they were a civilized people here. The rule such advanced society was not an easy task. To rule such as advanced society was not an easy task here. Hence, this is a point when the people belong to civilized society to took up after the civil administrations here. The officers were concerned with the civil administration and were to the appointed on the basis of the merit. That's important here. Civil administrations here, there is appointment on the basis of the merit. No credit was given to the tribals as a religious affinities will the appointing them to the civil administration here. The civil administration is a play on the outstanding role in strengthening in the consolidating and foundation of Mongol Empire. And they even influence there is a Mongol ruler that transform their policy is pertaining their administrations here. And he also made Changez Khan aware about the importance of Yan system as a flowing in China. That's an important point here. There is a Yan system is a flow by the China. There is Changez Khan stability here. यहाँ पर यदि हम बात करें यायावर साम्राज्य के अंतर्गत क्लास 11 हिस्ट्री, हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ है कि मंगोल शासन में
नागरिक शासन की भूमिका पर चर्चा करें, यानी नागरिकों की शासन में क्या भूमिका था। मंगोल के शासन में नागरिकों को क्या शासन में भूमिका थी। क्वेश्चन यह साफ है कि मंगोल शासन हुआ, उसमें नागरिक का शासन में क्या भूमिका थी। देखा जाए तो चंगेज़ खान खानाबदोश समाज से था, यानी चंगेज़ खान जो था ये जो है एवार साम्राज्य से संबंध रखता था और ये एक तरह से घुमंतरू होती थी। चंगेज़ खान जो था खानाबदोश यानी घुमंतरू समाज से संबंध रखता था और क्षमता के आधार पर उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित भी किया। देखा जाए तो चंगेज़ खान ने अपनी क्षमता के आधार पर जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी किया। उनके साम्राज्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल थे और वो सभ्य लोग थे। यानी देखा जाए तो चंगेज़ खान के साम्राज्य में जो लोग शामिल थे वो सब सभ्य लोग थे। इतने विभिन्नतापूर्ण समाज पसंद करना कोई आसान काम नहीं था। यदि देखा जाए तो इतनी विभिन्नता भरी समाज, लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि चंगेज़ खान जिस साम्राज्य का शासक था वो एक सभ्य लोगों का था, लेकिन क्या चंगेज़ खान सभ्य था? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि देखा जाए तो चंगेज़ खान ने बहुत ही कम उम्र में अपनी भाई की हत्या कर दी, तो सभ्य हम कैसे कह सकते हैं। ये भी इतिहास बताई जाती है कि चंगेज़ खान हर एक मिनट में एक औरत का बलात्कार करता था या हर एक मिनट में एक व्यक्ति की कत्ल करता था। अगर ऐसी बात थी तो चंगेज़ खान को हम सभ्य कैसे कह सकते हैं? कैसे उसके साम्राज्य में सभ्य लोग हो सकते हैं? लोग हो सकते हैं, लेकिन चंगेज़ खान यहाँ सभ्य नहीं है। क्योंकि देखा जाए एक कहावत है कि चंगेज़ खान तब हत्या नहीं करता जब वो किसी औरत को बलात्कार कर रहा होता है। तो ऐसे क्रूर व्यक्ति को याद रखना शायद संभव नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना होते हुए भी उसका शासन व्यवस्था बहुत ही कठोर थी, क्योंकि ये व्यक्ति ही कठोर था और उसके शासन काल में गलती करने का अर्थ था मृत्युदंड। इसलिए इतनी विभिन्नता समाज पसंद करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसकी क्रूर नीतियों के कारण वो शासन कर सका। अंत उन्होंने नागरिक प्रशासन की देखभाल के लिए सभ्य समाजों के लोग नियुक्त भी किए गए। यानी देखा जाए तो सभ्य समाज बनाने के लिए कई लोगों को देखभाल करने के लिए नियुक्ति भी की गई और अधिकारी नागरिक प्रशासन संबंधित थे और उनकी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाती थी। यानी देखा जाए तो चंगेज़ खान जैसा था, लेकिन अपनी प्रशासन के लिए बहुत ही जो है कूटनीतियों के अनुसरण करता था और अपने क्षेत्रों में बगावत न हो, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखता था। इसलिए अधिकारी नागरिक प्रशासन से संबंधित थे और उनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही किए जाने का प्रावधान यहाँ सुनिश्चित किया गया था। देखा जाए तो नागरिक प्रशासन में नियुक्ति करते समय आदिवासियों या धार्मिक संबंधों का कोई श्रेय नहीं दिया जाता था। यानी चंगेज़ खान अपने प्रशासन में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता तो वहाँ भाईचारे की भावना नहीं थी और न ही धार्मिक भावना थी, न आदिवासी भावना थी। वो योग्यता के अनुसार जो है उस पद पे किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था और इसी कारण से इतना क्रूर होने के पश्चात भी वो जो है इतने सालों तक जो है शासन कर सका। नागरिक प्रशासन से मंगोल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने में उत्कृष्ट भूमिका जो है निभाई गई। देखा जाए तो चंगेज़ खान ने अपनी प्रशासन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलने के लिए मंगोल शासन को भी काफ़ी प्रभावित किया और ये प्रभावित करना एक सरल बात थी। चंगेज़ खान को चीन में अपनाई जाने वाली यान प्रणाली के महत्व से भी अवगत करवाया गया। तो देखा जाए तो चंगेज़ खान यहाँ पर अपने साम्राज्य को जो है प्रशासनिक ढांचा को एक नया रूप दे के जो है काफ़ी सालों तक शासन किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन की जो सिलसिला था ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला जो चैप्टर हमें होगा वो वर्ग जो है विभाजन होगा, वर्ग विभाग होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के जो है चैप्टर अगला। तो आप बने रहे तिरपान एसएससी सेंटर के साथ और जितना हो सके जो है वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। जितना शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है शेयर ही केयर है। अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर नहीं होगा। और तिरपान स्टडी सेंटर का यही उद्देश्य है कि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, समझे, जाने। ठीक है, और दूसरी बात ये होता है कि वीडियो देखिए तो स्किप करके कभी ना देखिए, देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं देखिए तो कुछ भी मत देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा तो समझ नहीं आएगा
और साथ में जो है क्वेश्चन को नोट भी साथ में कीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और भी कुछ जानने की इच्छा है तो कमेंट भी कर सकते हो, ज़रूरी बात भी कह सकती हो, क्योंकि आप कहोगे तभी त्रिपाण सेंटर आगे भी करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और सब्सक्राइब करने की भावना इसको दिल से मत निकालिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म त्रिपाण सेंटर देता है, जहाँ पर हर वीडियो आपकी प्रतीक्षा करता है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।